आज मैं तुम्हें बताऊंगा यूजेस चलेंगे ज्यादा, यूजेस और कंपाउंड्स। एक टॉपिक मेन है सॉल्युबिलिटी वाला, एक टॉपिक सॉल्युबिलिटी वाला मेन है जो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, और इसको सेम उसी तरीके से बोलना है जैसे मैंने हाइड्रोजन चैप्टर तुम्हें बोलना सिखाया था। और इस वेडनेसडे को मैं ऐसे ही तुम्हें एस ब्लॉक रिवाइज कराऊंगा, और टेस्ट होगा तुम्हारा, ओरल टेस्ट होगा, और सबके पेरेंट्स साथ में रहने चाहिए, सही ना। ओरल टेस्ट में हो सकता है मैं कल लूंगा टेस्ट, अब हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, इन दोनों का, ये दोनों चैप्टर पढ़ के रखना। जैसे आज किसने भेजा, दो दो बच्चों ने भेजा था मेरे को, एक कौन है, ध्रुव, ध्रुव ने भेजा था, ध्रुव। यस सर। हाँ, ध्रुव ने पूरा लेक्चर भेजा, शायद 17-18 मिनट के, 17-18 मिनट लगे हैं ध्रुव पूरे चैप्टर बोलने में। यस सर। हाँ, पूरे चैप्टर से बोल करके मेरे को भेजा है पूरा। तो तुम लोग भी ऐसे ही मन में बोल करके चैप्टर को बोल सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना। और ये ध्रुव अभी लगभग ट्राई कर, 3 या 4 दिन डेली कर, सही है। यस सर, कर रहा हूँ पिछले दिनों से। हाँ, तो कल फिर ओरल टेस्ट, बहुत, हाँ ईमान क्या कह रहा है। सर कल का टेस्ट मतलब कितने बजे होगा ओरल वाला, अगर आप यही लोग? सेम टाइम, 3:20 3:30 जो भी होता है टाइम, वही। सर तो उस वक्त तो मतलब वो मम्मा मेरे पास होंगी नहीं, क्योंकि वो कल मुझे फिजिक्स का टेस्ट देना है 1 से 3 बजे तक। तो उसके बाद फिर मतलब 5:30 बजे वहाँ पे क्लास भी है, तो मैं वहीं पे मतलब क्लास करूंगा ये वाली। कुछ वाला तो कोई साथ में नहीं होगा, जैसे पापा वगैरह या कोई और नहीं होगा साथ में। नहीं सर, अच्छा मैं अच्छा रात को मैं दे वो सकता हूँ? हाँ मैं तो नहीं तो रहना है तेरे को ना, जब मैं सुनूंगा। हाँ सर, क्लास में रहूंगा, लास्ट क्लास से में तू रहूंगा। क्लास में रहता था जब मैं बच्चों से सुनता था, है हेमंत। यस सर था मैं, यस सर था मैं। सही सही। चलो अभी मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने अभी तक एस ब्लॉक के अंदर तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी सारी बता दी है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्लेम कलरेशन, ये सब, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक रेडियाई, ये सब हो चुका है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं तुम्हें याद कराया था H2O से, H2O से याद कराया था। H2O से H से 2 ले लेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन, वाटर है ही, और ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टी मैंने इसके थ्रू करा दी थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैंने एनामलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप, ये तुम्हें डिटेल में पढ़वा दिया पूरा, ये पढ़ा दिया पूरा। अभी आज जो करेंगे टॉपिक, पहले नोट कर लेंगे, एक बार याद करने वाला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। ये है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये इसके क्वेश्चन आए हुए हैं स्पेशली सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और ये पोटेशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एक बार ये सुन लेंगे जरा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ध्यान देंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, जैसे 70 kg का एक कोई ह्यूमन बींग है, कोई मैन है 70 kg का, तो इसके अंदर लगभग 1200 ग्राम होता है कैल्शियम। 1200 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर, और कैल्शियम। और कैल्शियम जो है मेनली 99% कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स में और टीथ में। 99% कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन्स में और टीथ में। और इसके अंदर टोटल ये कैल्शियम बता दिया मैंने। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है पोटेशियम, 170 ग्राम पोटेशियम। ये इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होता है पोटेशियम, 170 ग्राम प्रेजेंट होता है पोटेशियम। मतलब टोटल 27 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 27 एलिमेंट्स, जिसमें से 15 मेटल्स है, जिसमें से 15 क्या है, मेटल्स। 170 ग्राम क्या है, पोटेशियम, 170 ग्राम पोटेशियम, 90 ग्राम के आसपास सोडियम, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। इन दोनों की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें स्टडी करनी है, सही ना, इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस स्टडी करनी है। 25 ग्राम के आसपास मैग्नीशियम होता है, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, 5 ग्राम होता है लगभग आयरन मेजर क्वांटिटीज में, 0.06 ग्राम होता है कॉपर। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा ये वाली चीज, ये एलिमेंट्स मेजरली प्रेजेंट होंगे, सही ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम आयंस हो या पोटेशियम आयंस हो, पहले तो दिमाग में रखना है, सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस। सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम, पहला ये क्वेश्चन है। सोडियम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम, क्योंकि कोई बताएगा आंसर की किस वजह से। सर अभी स्टार्ट किया है आपने? हाँ अभी स्टार्ट किया है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। कोई बताएगा क्या, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों में से सोडियम की रिएक्शन दे आर फाउंड टू बी मोर यूजफुल एज कंपेयर टू पोटेशियम।
देखो सोडियम की आयन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम की आयन एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होंगी, सो दे कैन बी कंट्रोल्ड इन ए बेटर मैनर एज कम्पेयर टू पोटेशियम। ये रीजन है इसका कि सोडियम की रिएक्शन जो है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है, दे कैन बी कंट्रोल इन ए बेटर मैनर एज कम्पेयर टू पोटेशियम एज आयन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लो। ये तुम्हें ध्यान रखना। और दूसरा, सोडियम जो है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और चीपर भी है, सही ना, और चीपर भी है, इसलिए ये भी एक रीजन ले सकते हैं इसको। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। अब सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सोडियम आयंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल्स। पहले सोडियम के बारे में बता रहा हूं मैं। आउटसाइड द सेल वॉल्स प्रेजेंट है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है इसके अंदर। और पोटेशियम आयंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल्स, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सही ना, एक इनसाइड है एक आउटसाइड, ये याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम आयंस, इसके ये क्या करता है, दे आर यूजफुल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, सोडियम आयंस, सही ना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। पहला तुम्हें याद रखना ये एज इट इज पूछा था आईआईटी मेंस के पेपर में जब आया था, ये तो एज इट इज आया था, याद करते रहेंगे साथ साथ, इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। दूसरा, दूसरा है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ sugar and amino acids into cell membranes, sugar and amino acids into cell membranes. तीसरा, regulation of flow of water in the control of flow of water across the cell membrane, regulation of water across cell membranes. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, सोडियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के। एनसीईआरटी में जो देखा तुम्हें वही करना, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन। तीसरा, रेगुलेशन ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, रेगुलेशन ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये तीन है इसकी इंपॉर्टेंस, ये तीनों तुम्हें पढ़नी है इसके अंदर। और अब पोटेशियम आ गया, पोटेशियम, पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के प्लस, आउट, ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द, ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना है, इनसाइड द सेल प्रेजेंट है ये। और इसका जो पहला है, इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोफैक्टर का काम करता है, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट है उनको एक्टिवेट करता है ना, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स की हेल्प करता है। एंजाइम तो बॉडी के अंदर रिक्वायर होते हैं, अगर बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होंगे, मैंने बता रखा तुम्हें, एक मील को डाइजेस्ट करने में, एक जो हम लंच वगैरह या डिनर वगैरह कोई भी लेते हैं, एक मील को डाइजेस्ट करने में 20 से 50 साल तक लग सकते हैं, अगर बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, फिर along with sodium helps in transmission of nerve signals, transmission of nerve signals, along with sodium helps in transmission of nerve signals, helps in transmission of nerve signals। दूसरा पॉइंट है इसका, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम along with sodium helps in transmission of nerve signals। और तीसरा, in the oxidation of, glucose to produce ATP, oxidation of glucose to produce ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये तीन इसके पॉइंट्स हैं, ये तीन तुम्हें याद रखना, तुम्हें सही ना, ये तीन इसके पॉइंट याद रखने हैं। कोई डाउट किसी को, अभी याद कर लेंगे साथ साथ, ये अभी साथ साथ याद कर लेंगे इसको, अभी सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल
याद कर लिया ये? चलो अब ऐसे ही तुम्हें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, इन दोनों की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का मैंने तुम्हें बता दिया, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 1200 ग्राम कैल्शियम होता है और 99% प्रेजेंट होता है बोन्स और टीथ के अंदर। बोन्स और टीथ में 99% प्रेजेंट होता है। और न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में मेनली इन्वॉल्व होता है कैल्शियम। न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में मेनली इन्वॉल्व होता है कैल्शियम, ये तुम्हें याद रखना है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में मेनली क्या इन्वॉल्व है? कैल्शियम। और उसके बाद मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है, जितने भी एंजाइम्स, ध्यान रखना ये 24 ग्राम प्रेजेंट, 24 से 25 ग्राम प्रेजेंट होता है लगभग बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर। और जितने भी एंजाइम्स जो एटीपी को यूज करते हैं, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, जितने भी एंजाइम्स हैं जो एटीपी को यूज करते हैं, दे रिक्वायर मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। दे रिक्वायर मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। कोफैक्टर होता है मतलब एंजाइम की हेल्प करने के लिए एक तरह से। मैग्नीशियम एज कोफैक्टर, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो कोफैक्टर की तरह यूज होता है, तो वो मैग्नीशियम है। कौन सा ऐसा अल्कलाइन अर्थ मेटल है विच इज यूज्ड एज कोफैक्टर एंड हेल्प्स एंजाइम्स दैट यूज एटीपी, एंड हेल्प्स एंजाइम्स दैट यूज एटीपी। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? डाउट किसी को उसमें? नो सर। तो ये तुम्हें करना है पूरा ढंग से। मैंने तुम्हें अभी बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और ये ध्यान रखना कि जब बोलते हैं ना कि जो बोन्स है वो एज इट इज रहती हैं, वो एज इट इज रहती हैं, लेकिन वो भी डिके होती हैं बहुत कम रेट से, टाइम के साथ साथ बहुत कम रेट से डिके होती हैं। मतलब ये मान के रखना कि लगभग 400 मिलीग्राम पर डे, 400 मिलीग्राम पर डे इसका डिके चलता रहता है इसका, है ना? ये इनर्ट और अनचेंज्ड मटेरियल नहीं है बोन्स भी, इनका भी डिके चलता रहता है डेली बेसिस पे, ये ऐसा माना गया है। और एवरेज रेट क्या है इसका? 400 मिलीग्राम पर डे। तो नेक्स्ट नोट करना आ गया। सर ये यहाँ पे कैल्शियम मैंने तो बताया दो चीज। दोनों का। हाँ, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों का इतना ही रेट से होता है। तो मैं बोन्स की बात कर रहा हूँ। बोन्स बोन्स को हम बोलते हैं ना कि इनर्ट मटेरियल है, ये एक्चुअल में एग्जैक्टली इनर्ट नहीं है, अनचेंज्ड नहीं है, इनका भी डिके होता रहता है, बोन्स का भी। तो होता है हड्डियां घिसती रहती हैं, उस टाइप से कुछ बोलते हैं। यस सर। सही है? चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। मैंने सोडियम पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई और बता दिया तुम्हें इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने इसमें बताए जो आईआईटी मेंस में आए हुए हैं। एक तो कौन सा एल्कलाइन मेटल है जो कोफैक्टर की तरह यूज होता है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया सोडियम की जो 3 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है एज इट इज आईआईटी मेंस पेपर में आई हुई। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये 3 पॉइंट एज इट इज रटे होने चाहिए, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो इसने ध्रुव ने भेजा ना, ध्रुव ने बहुत अच्छे तरीके से सुना के भेजा पूरा, मैंने 5-7 मिनट का सुना भी है पूरा, जिसने जैसे इसने बोला है। तो इस टाइप से सबको करना चाहिए। तीसरा चैप्टर भी मैं कराऊंगा पी ब्लॉक, वो भी ऐसे ही करना। और कुछ चैप्टर्स, 1 या 2 चैप्टर याद करने वाले ऐसे ही मैं 12th की कराऊंगा 5 से 6 बच्चों को सिर्फ, जो सही से काम कर रहे हैं। सब नहीं करेंगे वो, जो स्कूल में जिनकी पास होने की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और जो बिल्कुल ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये काम कर लो पहले ढंग से। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये बाद में तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट नोट करना है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, सही ना? कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड कौन से जो इंपॉर्टेंट वाले, बोलो? सोडियम क्लोराइड। सोडियम के कंपाउंड बोलो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एडवांस के पेपर में एज इट इज पूरा आया हुआ है इसकी प्रिपरेशन, Na2CO3। Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा। वॉशिंग सोडा 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? और ये प्रिपेयर होता है बाय सॉल्वेज प्रोसेस, बाय सॉल्वेज प्रोसेस।
बाय सॉल्वेज प्रोसेस। स्कूल में अगर कोई पढ़ रहा है, स्कूल में अगर किसी चैप्टर आता है क्वेश्चन, तो उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है कि सॉल्वेज प्रोसेस से Na2CO3 प्रिपेयर होता है बट नॉट K2CO3। सॉल्वेज प्रोसेस से Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है बट नॉट K2CO3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं तुम्हें, नोट करेंगे एक बार। Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2। तो इसमें क्या है, Na2CO3.10H2 प्रिपरेशन इसकी होती, इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो चाहिए होता है तीन। ये तीन रॉ मटेरियल याद रखना, NaCl, NH3 और CaCl, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कॉमन सॉल्ट, अमोनिया, अमोनिया गैस NH3 और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बाय प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में मेजर अमाउंट में, वो होता है CaCl। ये बाय प्रोडक्ट होता है, मेजर अमाउंट में मिलता है इस रिएक्शन में, CaCl2। अब नोट करेंगे प्रिपरेशन किसकी, Na2CO3 प्रिपरेशन। तीन रॉ मटेरियल्स हैं, NaCl, NH3 और CaCO3। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CaCl2। प्रिपरेशन इसकी, अमोनिया गैस में H2O प्लस CO2 पास करेंगे, तो पहले मिलता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। और जैसे ही हम इसके अंदर एक्सेस में पास करेंगे, एक मिनट रुकिए, जैसे ही हम इसके अंदर एक्सेस में NH4 होल ट्वाइस CO3 के अंदर जैसे ही एक्सेस में पास कर देंगे H2O और CO2, तो मिल जाएगा NH4HCO3। और इसमें इस सेम रिएक्शन से मैं प्रिपरेशन बताऊंगा तुम्हें आगे जाकर के NaHCO3 की। Na2CO3 है ना, Na2CO3, इसमें H2O और CO2 डालते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ जरा। जैसे ऊपर ये मिला है, इसके अंदर डालेंगे Na2CO3 में H2O और CO2, क्या मिलेगा? NaHCO3 क्या मिलेगा? NaHCO3 हाँ, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NaHCO3 है बेकिंग सोडा, जो केक्स वगैरह में डालते हैं, केक्स को फ्लफी सॉफ्ट बनाने के लिए। और ये होता है वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा और ये बेकिंग सोडा, NaHCO3। अब ध्यान देंगे इधर, मैंने ये दोनों प्रिपरेशन तुम्हें बता दी यहाँ पे। ये आगे जाकर NaHCO3 प्रिपरेशन बताऊंगा मैं तुम्हें। NH4 और ट्वाइस CO3 में H2O प्लस CO2 डाला, NH4HCO3 मिल गया। NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl डाल देंगे, अगर हम इसमें NaCl डाल देंगे तो मिल जाएगा NaHCO3, क्लियर। NaHCO3 प्लस NH4Cl अब NaHCO3 को गर्म करेंगे तो मिल ही जाएगा Na2CO3। इसको मैं गर्म करूंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इस NH4Cl को खत्म करना है, जिससे अमोनिया रीजनरेट करके हम यहाँ पे दोबारा यूज करेंगे। तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। CaO में वाटर डालेंगे तो मिलेगा स्लेक्ट लाइम, CaO ट्वाइस। प्रिपरेशन है CaO ट्वाइस, CaO की प्रिपरेशन ये हो गई, CaO ट्वाइस की प्रिपरेशन ये हो गई। ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है बस कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर। अब CaO ट्वाइस जो है ये NH4Cl को खत्म करेगा, ये रहा, और रीजनरेट करेगा अमोनिया को। CaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl gives CaCl2 बाय प्रोडक्ट प्लस NH3 गैस और H2O। और NH3 गैस यही वाली यहाँ पे यूज होती है ऊपर, ये यहाँ जाके यूज रीजनरेट जो भी है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सॉल्वेज प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस सॉल्वेज प्रोसेस है। यहाँ पे NaHCO3 जो मिलता है, ध्यान देंगे, यहाँ जो NaHCO3 मिलता है ये मिलता है सॉलिड फॉर्म में। ये NaHCO3 जो मिलता है ये मिलता है सॉलिड फॉर्म, इसकी सॉलिबिलिटी कम होती है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम इसको गर्म करके क्या बना लेते हैं, Na2CO3। और अगर मैं यहाँ पे NaCl की जगह KCl डालूं तो KHCO3 मिलेगा, विच इज नॉट ए प्रेसिपिटेट। ये सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, ये एक्वस फॉर्म में मिलता है। इसीलिए मैं इसको गर्म करके K2CO3 प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये पूरा आंसर समझ आया कि नहीं? इसीलिए क्वेश्चन बोलते हैं कि K2CO3 can't be prepared by a similar method। K2CO3 can't be prepared by a similar method। क्या रीजन है? बिकॉज KHCO3 is not precipitated, clear, KHCO3 is not precipitated on addition of KCl,
विद ऑन रिएक्शन ऑफ KCl विद अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हुई बात कि नहीं है? KHCO3 सॉल्युबल ज्यादा होता है, तुम्हें सिंपल सा आंसर लिखना है KHCO3 is too soluble to be precipitated, therefore K2CO3 is not prepared by solvent process। ध्यान रखना, KHCO3 ये लिखना है KHCO3 is too soluble। पेपर में क्या लिखाते हैं? K2CO3 is too soluble, गलत हो जाएगा फिर। KHCO3 is too soluble to be precipitated, so K2CO3 can't be prepared by solvent process, so K2CO3 can't be prepared by solvent process। क्लियर हुआ कि नहीं है? ये ऑरली बोल लेना मन में, इजी है रिएक्शन सारी है। ये पूरा सॉलिड प्रोसेस है, 99 का एडवांस का पेपर चेक करोगे ना, पूरा का पूरा प्रोसेस एज इट इज आया हुआ है। देखो क्लियर हो गया कि नहीं है? गर्व Yes, sir. सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही, वो बीच एक बार हैंड से ब्रेक समझ हो समझ आ गया गया। तो समझ नहीं आया कुछ। सर गर्व कौन बोल रहा है? सर वो रिकॉर्डिंग थोड़ी आज जल्दी अपलोड कर देना प्लीज। ये मैंने अभी क्रिश को भी दिया और ध्रुव को भी दिया, मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग जरूर, मैं ट्राई करूंगा जल्दी दे दूंगा। सही है गर्व? यस सर। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया। इशिता, गर्व, ध्रुव, मनन, हिमांशी, क्रिश, छवि, ध्वनि, हितेश, तान्या, सौम्या, दीपांशी, रिदम, निकिता, हिमांग, मनीष, वैभव, शरद, भव्या, हरिंदर, नयन, सचित, डिम्पल। ये दीपांशी, यस सर। दीपांशी चैप्टर तुमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लिया ना? यस सर। सर बट उसमें MOT आई थिंक इनकम्प्लीट है। अभी तुम MOT को छोड़ दो, अब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है? सर आप बता दो, मैं वही कर लूंगी। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हें GOC तुमने कर लिया ना लेक्चर से, IUPAC नेमिंग और GOC यस सर। दोनों कर लिया, वो 11 लेक्चर्स वाला। चलो मैं तुम्हें खुद चैप्टर भेजूंगा, वो स्टार्ट करना। सही है अभी? और मेरे को सुनाना है तुम्हें वेडनेसडे को। सही है ये? ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। एक Na2CO3 की प्रिपरेशन करा दी, और Na2CO3 अपने आप पड़े पड़े कुछ टाइम के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बन जाता है Na2CO3.10H। ये है प्रॉपर फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H। इसको अगर गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं अगर 375 केल्विन के आसपास, 375 केल्विन के आसपास, तो ये देता है Na2CO3.H2O देता है, Na2CO3.H2O। और अगर इसको ग्रेटर देन 375 केल्विन पे कर देंगे गर्म, तो ये सोडा ऐश दे देगा, इसे बोलते हैं सोडा ऐश। तो ये सोडा ऐश दे देगा, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, क्योंकि ये किससे मिलकर बनता है? NaOH और H2CO3 से। बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, देयरफॉर इट्स एक्वस सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन। ये बता रखा है आयनिक के अंदर। अच्छा अब इसके यूजेस भी जरूर करना है तुम्हें। यूजेस के अंदर ये तुमने अभी, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, तुमने अभी पढ़ा है ये Na2CO3 जो है उसकी प्रिपरेशन में, Na2CO3 जो है ये हमने यूज किया था परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। याद आ गया? वॉशिंग सोडा मेथड, वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम आया था Yes, sir. परमानेंट हार्डनेस को। और इसके अलावा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे बोरेक्स की प्रिपरेशन में Na2CO3 यूज होता है। बोरेक्स होता है Na2B407.7H2O। इसकी प्रिपरेशन में यूज होता है। बोरेक्स की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट कंपाउंड K2Cr2O7, KMnO4 इसकी प्रिपरेशन में भी यूज होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लैब में, केमिस्ट्री लैब में एज ए रिएजेंट यूज होता है। केमिस्ट्री लैब में एज ए रिएजेंट यूज होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रिपरेशन नोट करेंगे अब। नेक्स्ट प्रिपरेशन NaCl की, जो कि 2 से 3% प्रेजेंट होता है सी वाटर के अंदर। 2 से 3% के आसपास सी वाटर में प्रेजेंट होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक। NaCl इसकी प्रिपरेशन है ना, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर होता है C12H2211, यानी सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। तो अब इसकी प्रिपरेशन NaCl की, ध्यान रखना, सी वाटर से क्रूड सॉल्ट जो होती है, क्रूड सॉल्ट
क्रूड सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कैसे मिलेगा, नोट करना है। सी वाटर से हमें मिलता है NaCl प्लस MgCl2 प्लस CaCl2 प्लस Na2SO4 प्लस CaSO4। इसकी प्रिपरेशन एज इट इज आई हुई है नीट के IIT में, इसके ऊपर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उधर पूछी हुई है। NaCl प्लस MgCl2 प्लस CaCl2 प्लस Na2SO4 प्लस CaSO4। ये दोनों पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, ये दोनों पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, और ये लीस्ट सॉल्युबल है। Na2SO4 और CaSO4 ये लीस्ट सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। MgCl2 CaCl2 बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। ध्यान रखना, कई पे क्वेश्चन आता है वाई कॉमन सॉल्ट, नमक जो है ना कई बार रेनी सीजन वगैरह जो होता है तो गीला होता है, गीला दिखाई देता है, सही ना। कॉमन सॉल्ट जनरली गेट्स वेट इन रेनी सीजन, कॉमन सॉल्ट जनरली गेट्स वेट इन रेनी सीजन। क्या रीजन होगा? सर हाइग्रोस्कोपिक होता है ये। नहीं नहीं, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं, गर्व ये ध्यान रखियो। इसके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना MgCl2 और CaCl2, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। ये जो है कॉमन सॉल्ट के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड हेंस कॉमन सॉल्ट इज जनरली वेट इन रेनी सीजन। तो नमक अगर देखोगे तुम कुछ टाइम पड़ा रहेगा तो तुम्हें गीला दिखाई देगा ये नमक, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी, जिसकी वजह से नमक क्या हो गया, वेट हो जाएगा। फिर वही बात की नहीं है, यस सर। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसमें इन पांचों में से मेरे को NaCl के क्रिस्टल्स को अलग करना है, NaCl के क्रिस्टल को अलग करना है। तो पहले सबसे पहले इसको थोड़े से पानी में डालेंगे, लिटिल वाटर में डालेंगे, इसके अंदर थोड़े से पानी में डालेंगे। तो थोड़े से पानी में डालते ही ये दोनों तो प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाएंगे कि नहीं। Na2SO4 और CaSO4 ये दोनों प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाएंगे। Na2SO4 और CaSO4 प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास आ गया NaCl, MgCl2 और CaCl2। तो अब इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे ड्राई HCl गैस से। नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद ड्राई HCl, ड्राई HCl से सैचुरेट करेंगे इसको। तो इससे क्या होगा, MgCl2 CaCl2 तो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, कुछ कॉमन इफेक्ट लगेगा। MgCl2 और CaCl2 सॉल्यूशन में रह जाएंगे और NaCl के क्रिस्टल सेपरेट आउट, NaCl के क्रिस्टल जो है दे विल सेपरेट आउट। क्लियर है कि नहीं? ये प्रिपरेशन है इसकी, एज इट इज करना तुम्हें। NCERT का एक एक वर्ड बस मैंने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया है, NCERT में थ्योरी की फॉर्म में। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो इस तरह से NaCl के प्योर क्रिस्टल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और MgCl2 CaCl2 being more soluble they will be left in the solution। क्लियर हो गया कि नहीं? सर ड्राई HCl के साथ क्या है? प्रिपरेशन समझ, ड्राई HCl के साथ सैचुरेट किया है। नाउ दिस इज सैचुरेटेड विद ड्राई HCl ड्यू टू व्हिच NaCl crystals will separate out because NaCl is less soluble as compared to MgCl2 and CaCl2. MgCl2 and CaCl2 will remain in the solution। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब NaCl जो है इसके अंदर इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, लगभग तुम्हें मान के रखो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 36 ग्राम ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। 0 डिग्री यानी 273 केल्विन पे 36 ग्राम ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1100 केल्विन के आसपास है। यूजेस इसके, एक तो लैब का रेजेंट तो होता ही है, किसी में भी आता है तो लैब रेजेंट तो लिखना ही लिखना है। और अभी तुमने NaCl का यूज पढ़ा था, ये Na2CO3 की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था कि नहीं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स NaCl जो है Na2CO3 की मैन्युफैक्चरिंग की है भी कि नहीं है पीछे सॉल्वेंट प्रोसेस से। इसके अलावा ये NaOH की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। बहुत सारे कंपाउंड है सोडियम के जिनकी मैन्युफैक्चरिंग NaCl करता है। क्लियर है कि नहीं है? और ये NCERT का क्वेश्चन भी है, NaCl से तुम Na2O2 कैसे प्रिपेयर करोगे, सोडियम कैसे प्रिपेयर करोगे, NaOH को प्रिपेयर कैसे करोगे और Na2CO3 को प्रिपेयर कैसे करोगे। क्लियर है कि नहीं है? ये NCERT का क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड एंड सोडियम यूजिंग NaCl। तो तुम्हें एक प्रिपरेशन मैंने करा दी Na2CO3 की। NaOH की प्रिपरेशन हमने की हुई है कैसनर केल्नर सेल में, मैं भी दोबारा भी बता दूंगा इसको। कैसनर केल्नर सेल के थ्रू NaOH की प्रिपरेशन तुमने की हुई है। Na2O2 भी प्रिपेयर हो जाएगा इसमें पेरोक्साइड के थ्रू H2O2 डाल के। और सोडियम तो डायरेक्ट हम अगर मोल्टन फॉर्म में NaCl लेंगे और करंट पास करेंगे उसके अंदर तो सोडियम प्रिपेयर हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे हमने NaCl को खत्म कर लिया है। NaCl हो गया, सब समझ आ गया कि नहीं? NaCl NaCl क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट अब है
सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं इसको जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी ये हाइड्रोजन चैप्टर में करा चुका हूँ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, जो कि इसका कॉमन नेम है, कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है, कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम, सही ना। अब इसकी प्रिपरेशन होती है बाय पासिंग करंट। ये लिया मैंने NaCl लिया और इसमें करंट पास करेंगे, कैथोड एनोड लगा दिया। NaCl की सॉल्यूशन है यहाँ पे NaCl की सॉल्यूशन है, और कैथोड लिया हमने मरकरी का, यार आ गया कुछ कि नहीं, एमएलगम कैथोड, और इनर्ट प्लेटिनम का या निकल का एनोड ले लिया। अब NaCl जो है करंट पास करते ही टूट जाएगा, NaCl जो है करंट पास करते ही टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, Na प्लस प्लस Cl एक्वस सॉल्यूशन है NaCl। अब Na प्लस मैंने तुम्हें बताया था मरकरी अगर कैथोड होगा तो Na प्लस कैथोड पे ही Na प्लस ही मिलेगा, नॉट H2 गैस। याद है कि नहीं, ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा Na, और ये कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, Hg के साथ, ये बन जाएगा NaHg। सोडियम एमलगम मिल जाएगा एट कैथोड, क्लियर। सोडियम एमलगम विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड, सोडियम एमलगम विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड। और एनोड पे Cl माइनस 2Cl माइनस ले लेना, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड, एनोड, Cl2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। और NaHg में जब हम पानी डाल देंगे, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो मिल जाएगा NaOH प्लस हाफ H2 प्लस एमलगम यानी मरकरी। ये प्रिपरेशन हो गई है NaOH, क्लियर है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। एक बार चेक कर लो प्रिपरेशन ऑफ NaOH। हाँ क्लियर हो गया कि नहीं ये। यस सर। अब NaOH मैंने तुम्हें पढ़ा दिया यहाँ पे, पहले मैंने पढ़ाया Na2CO3, फिर बताया तुम्हें NaCl, फिर पढ़ाया NaOH। NaOH का यूज क्या है, NaOH का यूज, NaOH का यूज क्या है, एक तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। मैं तुम्हें बता दूंगा अभी सोप के कौन कौन से टाइप्स है जो तुम्हें करने हैं। सोप के कौन कौन से टाइप है, सोडियम, जैसे एक बताया C15H31CONA, सोडियम पाल्मिटेट नाम है इसका, सोडियम पाल्मिटेट सोप है ये। C17H35COONA, ये है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, ये सोप के एटलीस्ट फॉर्म में तो याद कर लो। C17H33CONA, ये सोडियम ओलिएट, ओलिएट स्टीरेट पाल्मिटेट, पाल्मिटेट याद रखेंगे, C15 है ना, 15 से पाल्मिटेट, 17 से स्टीरेट, ओलिएट याद कर लेंगे। इसमें एक डबल बॉन्ड हो जाता है इसलिए हाइड्रोजन 2 कम हो जाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है स्टीरेट में इसलिए हाइड्रोजन 2 कम हो जाते हैं। तो ये तुम याद कर लेना फॉर्मूला। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इन मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स को मर्सराइज करने के लिए भी यूज करते हैं इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये लेबोरेटरी का रेजेंट है, वो तो लिखी दोगे है ना, लेबोरेटरी का रेजेंट है उसमें भी। और बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन में भी यूज करते हैं, बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन। तो ये इसके यूजेस हैं। लास्ट नोट कर लेंगे जल्दी से, 1 मिनट का लगेगा टाइम। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक तो तुम्हें याद होगा, एक मैंने तुम्हें बता दिया NaHCO3 प्रिपरेशन उसकी मैं पीछे बता चुका हूँ। Na2CO3 में CO2 गैस पास करेंगे तो मिल जाएगा NaHCO3। और इसको अगर मैं गर्म कर देता हूँ, अगर मैं इसको गर्म कर दूंगा तो दोबारा ये रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। अगर मैं इसको गर्म कर दूंगा तो ये रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। तो क्योंकि ये गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज कर रही है, क्योंकि गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज कर रही है, इसलिए ये केक्स वगैरह को ज्यादा फ्लफी बनाने के लिए यूज, ये हम फूड मटेरियल्स में यूज करते हैं इसको, जहाँ पे तुम्हें थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए, फ्लफीनेस चाहिए, इस तरह से, तो हम यहाँ वहां यूज कर सकते हैं इसको। NaHCO3 को बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं, ध्यान देगा, इसके अलावा हम यूज करते हैं इसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कोई भी एसिड प्रेजेंट होता है
एसिड डालेंगे अगर विच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू H2CO3, तो ये रिलीज करेगा CO2 गैस। देखो CH3CONA बन जाएगा, और यहां से कौन सी एसिड, वीकर एसिड कौन सी बाहर निकल गई? H2CO3। H2CO3 मतलब H2O प्लस CO। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम इसको यूज करते हैं NH CO3 को। एसिड यूज किया CH3COH विच इज स्ट्रॉन्गर, कोई भी ऐसा एसिड जो स्ट्रॉन्ग है H2CO3 से, हम उसको यूज कर सकते हैं, और डालेंगे तो CH3CONA बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी, वो आसपास की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको दूर भगा देगी, क्योंकि ये भारी होती है, ये दूर भगा देगी और उससे आग वगैरह जो है वो बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं इसको, NaHCO3 को, सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज कॉल्ड